फिर समरफील्ड साहब आ गए, उन्होंने भी अपना मॉडल दिया, कहा भाई सबका चल रहा तो मेरा भी ले लो। इन्होंने एक पॉइंट और आगे बढ़ा दिया परमाणु मॉडल में, ठीक है, कि कहा भाई देखिए परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो कहाँ लगाएगा? तो बोले, सब लोग बोले कि भाई कोष में लगा रहा है अभी तक। तो बोले नहीं नहीं, कोष के अंदर भी कोष होता है, इलेक्ट्रॉन अब उसमें चक्कर लगाएगा। यानी क्या हो गया, देखिए क्या हो गया। सबसे पहले परमाणु आया, परमाणु में 3 लोग आए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में आ गए, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर धनावेश आता था, मतलब प्रोटॉन के ऊपर धनावेश आता था, न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज आता था, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन बन गया और इलेक्ट्रॉन माइनस था। तो मॉडल में क्या हुआ? मॉडल में आया कि परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक सबसे पहले नाभिक कौन बोला था? नाभिक को नाभिक कौन कहा था? रदरफोर्ड साहब ने कहा था। और नाभिक किसको बोला था? कि परमाणु का जो धनावेशित भाग है वो केंद्र में रहता है, उसी को नाभिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया नाभिक, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर हो गए, चक्कर लगा रहे हैं लगातार। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाएगा? तो कोष में लगाएगा, यानी इसको पहले कह दिए कोष। नाभिक के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो कहाँ लगा रहा है? कोष। फिर उसके अंदर लगा रहा है कोष, उसके अंदर लगा रहा है चक्कर, उसको क्या कहेंगे? उपकोष। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले नाभिक के बाहर गया कोष में, फिर कोष के अंदर गया उपकोष में। अब उपकोष के अंदर क्या रहेगा? कक्षक। कक्षक यानी इसको ऑर्बिटल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सब सेल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चक्कर लगा रहा है भाई? कक्षक में चला गया इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कक्षक में किस तरह से चक्कर लगा रहा है? तो 2 तरह से, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एक क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। यानी उसको इस तरह से दिखाएंगे या इस तरह, इसको कहते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कक्षक में कब गया? तो उसके लिए आया आधुनिक परमाणु मॉडल, यानी कि जब समरफील्ड का परमाणु मॉडल आया तो उसके बाद फिर एक बार आधुनिक परमाणु मॉडल आया था। उस आधुनिक परमाणु मॉडल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कोष में रहता है, कोष के अंदर उपकोष में रहता है, उपकोष के अंदर कक्षक में रहता है, कक्षक के अंदर 2 तरीके से चक्रण करता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणावर्त या वामावर्त, ठीक है। तो दक्षिणावर्त वामावर्त 2 तरीके से स्पिन करता है, चक्रण करता है, ठीक है, लगातार, मतलब बैठता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, जो कोष हो गया, उपकोष हो गया, कक्षक हो गया, और कक्षक के बाद जो चक्रण कर रहा है, ये चारों चीजों को संख्याओं से बताया जाता है, जैसे एन, यल, यम और एस। एस मतलब हो गया स्पिन, स्पिन मतलब हो गया चक्रण। तो ये जो एन, यल, यम, एस है, यही क्या है? यही क्वांटम संख्याएं हैं, मतलब क्वांटम संख्याओं के सिंबल हैं। यानी एन जो है मुख्य क्वांटम संख्या को बताएगी, यल क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या को बताएगी, यम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम संख्या को बताएगी, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या को, और यस क्या है? वो स्पिन क्वांटम संख्या यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या को बताएगी। अब ध्यान से सुनिए, अब आते हैं क्वांटम संख्याओं पे। तो अब क्वांटम संख्या की परिभाषा की बात आती है कि भाई परिभाषा क्या होती है या किसे कहते हो क्वांटम संख्या? तो आप बोलेंगे कि वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के कोष के बारे में बताए, जो इलेक्ट्रॉनों के उपकोष के बारे में बताए, जो इलेक्ट्रॉनों के कक्षक के बारे में बताए, जो कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताए, उसी को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? फिर से सुनिए, वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर को बताएं, यानी कोष को बताएं। कोष को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों के उपकोष को बताए, यानी उप ऊर्जा स्तर। जो इलेक्ट्रॉनों के कक्षक को बताए, यानी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण की दिशा को बताए, यानी जो संख्याएं कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा को बताए, उन्हें क्या कहते हैं? क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्वांटम संख्याएं कितने तरीके की होती है या कितने प्रकार की होती है, तो भाई 1, 2, 3, 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। इसको क्या कहते हैं? इसको मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या यानी वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के कोष को बताए, इलेक्ट्रॉन किस कोष में चक्कर लगा रहा है, जो इसको बताए, उसे क्या कहेंगे? मुख्य क्वांटम संख्या। वह क्वांटम संख्या जो ये बताए कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में चक्कर लगा रहा है। वह संख्या जो यह बताए कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में चक्कर लगा रहा है, या जो इलेक्ट्रॉनों के उप ऊर्जा स्तर को बताए, ठीक है।
उसे क्या कहेंगे, द्विअंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। ध्यान से समझिए, एकदम अच्छी परिभाषा बता रहा हूँ। अब देखिए ये कौन सी संख्या होती है, तो इसको कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। इसको यम से दिखाते हैं, यम पर मैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अब देखिए वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के कक्षक के और ओरिएंटेशन को बताए, यानी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में चक्कर लगा रहा है इसको बताए, तो उसे क्या कहेंगे, हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब देखिए वह क्वांटम संख्या जो कक्षकों में, वह क्वांटम संख्या जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा को बताए, उसे क्या कहेंगे, हम स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं यन, यल, यम, यन, आपको 4 मिल गया, यन मिल गया, यल मिल गया, यम मिल गया, एस मिल गया, ठीक है। अब देखिए यन का मान कितना नहीं हो सकता है भाई, देखिए यन मतलब होता है कोस, ठीक है। कोस पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नाभिक के बाहर कोस ही नहीं पाया जाएगा। अगर कोस नहीं पाया जाएगा तो यन का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता, इसके लिए यन का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नाभिक के बाहर एक भी कोस ना पाया जाए, एक तो रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए इसका मान 1 हो सकता है, इसका मान 2 हो सकता है, इसका मान 3, इसका मान 4, 5 ऐसे हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है भाई, मान लीजिए उस जमाने में जब ये परमाणु मॉडल का विकास हो रहा था, तो उस समय ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं थे, मतलब ज़्यादा परमाणु नहीं खोजे गए थे, ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्व तो नहीं खोजे गए थे, इसके लिए यहीं तक बनाया गया था। लेकिन आज 120 तत्व तो लगभग ज्ञात हो गए हैं, तो अब इनकी संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो 5, 6, 7 भी आगे हैं, यानी 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2, ठीक है। बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में। यल का मान देखिए 0 से ही शुरू होता है, मतलब यल का मान हमेशा इससे 1 कम होगा। अगर इसका मान 1 है तो इसका 0, इसका मान 2 है तो इसका 1, ठीक है। यानी हमेशा क्या होगा, n-1 होगा। यल का मान हमेशा क्या होगा, n-1 होगा, 1 होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अच्छा, इसके बाद कौन आता है, यम आता है। यम का मान कितना होगा, देखिए यल का मान जितना भी आ जाएगा, जैसे यल का मान अगर 2 आ गया तो यम का मान -2 प्लस -2 -1 0 +1 +2 ऐसे कर सकते हैं। यानी यम का मान यल के मान पर निर्भर होता है। यल का मान जितना हो जाएगा, जितना आ जाएगा, उतना माइनस से लेके उतना प्लस तक, या आप कह सकते हैं कि उतना प्लस से लेके माइनस तक, यानी माइनस से प्लस भी हो सकता है, प्लस से माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यस, चौथी क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का क्या मतलब होता है, ये चक्रण की दिशा को बताती है। जैसे मान लीजिए अगर आ गया 2p3, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि 2p3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान बताओ, 2p3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं का मान बताओ, ठीक है। तो आप देखिए जो आगे आपको दिख रहा है ना, आगे 2, ये यन का मान हो गया 2। यल का मान कितना होगा, मैं बोला था अगर यन का मान 2 आएगा तो 1 कम कर दो तो इसका मान आ जाएगा। लेकिन क्वांटम संख्याएं 2 तरीके से निकलती हैं, ठीक है। एक दोनों यहाँ पे आने वाला है, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ, देखिए अगर आपको 2p3 दिया है तो यल का मान इसको देख के निकालना है, इसको p है, यस रहता तो सुन्ना होता है, यस फॉर सुन्ना, पी फॉर पहला। तो अगर यहाँ पे 2p3 है तो p को देख के यल का मान निकालेंगे, p फॉर पहला होता है, समझिए। मतलब तभी से 2 से 1 कम हो गया, यहाँ भी बताया था 2 से 1 कम होगा, तो यल का मतलब इसको देख के 1 हो गया। अगर यहाँ यस रहता तो यस फॉर सुन्ना होता, यहाँ p है तो ये p फॉर पहला होता, अगर d रहता तो d फॉर दूसरा होता, और f रहता तो f फॉर तीसरा होता, ठीक है। ऐसे समझिए। अब देखिए इसको देख के आगे जो है सबसे पहले वो पहले क्वांटम संख्या का मान होंगे, जो दूसरे नंबर पे दूसरी क्वांटम संख्या का मान होंगे। अब तीसरा जो यहाँ है वो तीसरी क्वांटम संख्या का मान है, यानी यम का मान। अब देखिए मैं आपसे यहाँ बोला था कि यल का मान जितना आ जाएगा उतना माइनस रहेगा, उतना प्लस तक होगा यम का मान। तो यहाँ पे यल का मान 1 आ गया तो -1 0 +1 तक होगा, या +1 0 -1 तक होगा। यानी यल का मान जितना भी आया, यम का मान उसी माइनस से लेके 0 होते हुए प्लस तक हो जाएगा, जिससे यल का मान 1 आया, -1 0 +1, ठीक है। यस का मान, यस पर मतलब स्पिन क्वांटम संख्या का मान। देखिए यहाँ पे आपको नहीं बताया स्पिन क्वांटम संख्या का मान, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ 1 रहा होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया है, 3 से आगे नहीं है, 3 दिख रहा है, तो इसका मान गिन लीजिए 1 2 3, ठीक है। तो इसका मान 1, ठीक है,
इसका मान 2, इसका मान 3, ठीक है। और अगर चौथा आता तो फिर यहाँ आ जाता, पांचवा आता तो यहाँ आ जाता, छठवां आता तो यहाँ आ जाता, ठीक है। तो इसका मान ऊपर हो रहा है, ठीक है, ऊपर हो रहा है। तो जब इस तरह रहेगा तो इसको कहेंगे प्लस हाफ, यानी सब हटा दीजिए, यस का मान कितना हो गया, प्लस 1/2 हो गया। ये हो गया भाई क्वांटम संख्या का मान हो गया। किसको देख के हो गया, 2p3 को देख के हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या था, 2p3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सभी क्वांटम संख्या का मान आ गया। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए क्वांटम संख्याओं का सेट क्या होगा, किसके लिए, 2p3 के लिए, तो देखिए क्या होगा, n का मान 2, l का मान 1, m का मान जो इतना है ना उसमें से गिनना है, 3 यहाँ पे है तो 3 गिनना है, 1 2 3, ये हो गया, मतलब ये हो गया। और यस का मान गिन के हो गया, 1 2 3 के लिए आया, प्लस 1/2, ये हो गया। अगर सेट की बात करेंगे तो 2 1 प्लस 1/2, ये हो गया क्वांटम संख्याओं का सेट, किसके लिए, 2p3 के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये एक तरीका ये हो गया क्वांटम संख्या निकालने का। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको दे दिया n बराबर 4 है तो l का मान बताओ, m का मान बताओ, s का मान बताओ, केवल इनको देख के, ठीक है। तो l का मान, अगर n का मान 4 हो गया तो l का मान n-1 होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 होगा तो कैसे होगा, 0 1 2, ठीक है, हो गया बस 0 1 2, मतलब 1 2 3 हो गया, 3 मान हो गए, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि n बराबर 4 के लिए l की कुल मान कितने होंगे, कुल, तो कुल मान 3 होंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे एक और सवाल है कि कुल मान अगर आ गया तो क्या होगा, ठीक है। अगर सेट पूछा क्वांटम संख्याओं का सेट तो अलग है। देखिए यहाँ पे n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का सेट बताइए, तो सेट क्या हो जाएगा, n बराबर 4 तो l बराबर 3, और m बराबर क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। अब देखिए यस बराबर इसके लिए क्या होगा, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, सब के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आता है, मतलब यहाँ पे सेट नहीं निकाल पाएंगे आप, लेकिन सभी क्वांटम संख्याओं का मान लिख सकते हैं। अब देखिए ये दूसरा तरीका हो गया, पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका है कुल मान बताइए, n बराबर 3 के लिए l के कुल मान, m के कुल मान, यस के कुल मान बताइए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला और टिपिकल हो जाता है। क्यों टिपिकल हो जाता है, जैसे n बराबर 3 है तो l बराबर 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। n बराबर 3 है तो l बराबर 2 आएगा, लेकिन अगर पूछ दिया कि l के कुल मान बताइए, कुल मान, तो इसका देखिए कुल मान हो जाएगा 0 1 2, ठीक है। अगर अब कह दिया कि m के कुल मान बताइए, अगर m का मान पूछता तो -2 से लेके +2 तक हो जाता, क्योंकि यहाँ पे l का मान 2 है। लेकिन अगर कुल मान पूछ दिया तो 0 के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है, m का मान। जब l का मान 0 होगा तो m का मान 0 होगा। जब l का मान 1 होता तो m का मान कितना होता, -1 0 +1, ठीक है। जब l का मान 0 था तो 0 हुआ m का मान, जब l का मान 1 हुआ तो m का मान -1 तक हो गया। अब l का मान -2 आ रहा है तो m का मान कितना होगा, -2 -1 0 +1 +2, ये क्या हो गया भाई साहब, ये l के लिए m का कुल मान हो गया, ठीक है। अब जब m का कुल मान इतना हो गया तो यस का यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2, सबके लिए 2 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल गिन कर बता दीजिएगा कुल कितने हो गए। यही होगा क्या, यस के कुल मानों की संख्या। तो दोस्तों क्वांटम संख्या इतनी बड़ी है, क्वांटम संख्या एक बार में आपको समझ में आने वाली नहीं है, पूरा 1 घंटा लग जाएगा केवल क्वांटम संख्या के लिए। मैं आपको बता दिया कि दोस्तों ये परमाणु से शुरू हुई अपनी कहानी और आगे क्वांटम संख्या पे ख़त्म, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी है, ठीक है, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाता हूँ आपको, अगर वीडियो अगर अभी समझ में नहीं आती तो आ रही है तो एक बार और देख लीजिएगा इसको। लेकिन भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप तन मन से इस वीडियो को देख लिए तो पूरा आपका परमाणु संरचना का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन अगर आपको इस क्वांटम संख्या में कोई कन्फ्यूजन होगा तो आगे फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा हमसे, हम बता देंगे आपको, फिर से अगली वीडियो बना देंगे, ठीक है। कम समय में ज़्यादा मैटर देने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो तरीका था मेरा आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ाने का। दोस्तों बता दें कि इस तरह की वीडियो अगर आपको और आगे पाना है तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए।
लाइक करते हैं आप तो अगली वीडियो हमारी ऑटोमेटिक है, ठीक है। आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उस टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक। तो ये देखिए, मैं कोशिश की आपको कि अच्छे से समझा दूँ, बता दूँ और आपको अपनी भाषा में बताऊँ ताकि आप अपने से लिख सकें इसको, क्योंकि याद करने की बात है तो याद कौन करता है, कोई नहीं करता है। जो दिमाग याद करेंगे भूल जाएंगे, तो जो दिमाग में रहेगा ना वो कभी नहीं भूलेगा। तो इसलिए मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश किया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी चलिए आगे मिलते हैं क्वांटम संख्याओं के साथ, क्वांटम संख्याओं के उदाहरण के साथ। परमाणु मॉडल तो आपको आ ही गया होगा, परमाणु कहाँ से आया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, क्वांटम संख्या कहाँ से आई वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वांटम संख्या अगर आगे समझ में तो अगली टॉपिक हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है कि देखिए 2, 6, 10, 14 यानी SPDF में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6। वो कैसे आता है, क्या 2s आगे और 2p पीछे हो सकता है, या उनको दोनों को आपस में आगे पीछे कर सकते हैं क्या, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे अगले में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जो क्रोमियम है, जो कॉपर है, यानी एक्सेप्शन है तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, उसमें घटबढ़ नियम लगता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घटबढ़ नियम क्या होता है, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।